एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो पेपर हमारा जून 2019 में हुआ था, उस पेपर के अंदर यूनिट नंबर 3 यानी मोलिकुलर बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इधर पार्ट बी के हैं और सी के हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार देखा जाए तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 से पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर है 29, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन RNase H रिमूव ऑल द RNA प्राइमर एक्सेप्ट द राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक्ड टू द DNA एंड, दिस इज बिकॉज। यानी कि देखो, जब रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पर ये जो RNase H एंजाइम है, ये जो प्राइमर लगा होता है, यानी कि जब रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पर 2 स्ट्रैंड बनते हैं, एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए हमें बहुत सारे प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है और जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो उस टाइम पर उन प्राइमर को हटाना पड़ता है और ये प्राइमर होते हैं RNA के बने हुए, तो उनको रिमूव करने के लिए RNase H का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि जैसे देखो, ये हमारा DNA है और ये है RNA प्राइमर, तो ये जो RNase H है वो सभी को रिमूव कर देता है, लेकिन उसको रिमूव नहीं करता जो डायरेक्टली DNA से जुड़ा है। उसका कारण क्या है? ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ। राइबोन्यूक्लियेज H यानी RNase H आर एंजाइम दैट क्लीव द RNA ऑफ RNA एंड DNA हाइब्रिड, यानी RNA का और DNA का जो हाइब्रिड होता है उसमें से RNA को रिमूव करने का काम करता है RNase H दैट फॉर्म ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड द रिपेयर। इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड बिटवीन द 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे देखो, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये भी है, ये भी है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये है DNA, ये DNA का स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर जितने भी बॉन्ड ये बनते हैं, इनको तो ये क्लीव करता चला जाएगा, लेकिन ऐसा बॉन्ड जो कि DNA और RNA के बीच में बना है उसको ये कट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही कारण यहाँ पर भी देखा गया है। तो इसमें देखो, हम बता सकते हैं कि इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो RNase H है केवल 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ही क्लीव करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन अ ह्यूमन सेल लाइन अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक आर रिपेयर्ड बाय द नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग एंड इनहिबिटर ऑफ फ्लैप एंडोन्यूक्लियस विल अफेक्ट। यानी कि जब DNA में ब्रेक हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक लग जाता है, तो उस टाइम पर उसको रिपेयर करने के लिए नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और इस मेथड में एक फ्लैप एंडोन्यूक्लियस होता है जिसको यूज किया जाता है। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का इनहिबिशन हो जाए, यानी वो अपना काम करना बंद कर दे, तो इन चारों में से कौन सा फिनोमिना है जो कि रुक जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस होता है यानी FEN1 होता है, एसेंशियल फॉर DNA रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, रिमूव RNA एंड DNA 5 प्राइम फ्लैप। यानी कि देखो, जैसे यहाँ ये हमारा DNA है, इसमें ये वाला पोर्शन है और यहाँ पर हमें इसको कट करना है, इस वाले पोर्शन को, तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आकर इसको ट्रिम कर देता है। यानी कि जो गैप होता है, जैसे देखो, अगर इस तरीके से कुछ ब्रेक लगा है यहाँ पर, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको ट्रिम करने का काम करता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस में ही इनहिबिशन हो गया है तो ये जो गैप का ट्रिमिंग है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गैप का जो ट्रिमिंग है वो नहीं हो पाएगा अगर वहां पर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का इनहिबिशन हो गया है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31, शुगर पकरिंग इन डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली। यानी कि शुगर पकरिंग जो मिलती है DNA के अंदर, जो शुगर पकरिंग मिलती है, वो इसके रिगार्ड में क्वेश्चन दिया है और कहा है कि कौन से DNA के अंदर एक्सक्लूसिवली वो ही शुगर पकरिंग मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है सही कौन सा है। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर हम 3 टाइप के DNA पढ़ते हैं, एक A टाइप होता है, एक B टाइप होता है, एक Z टाइप होता है, और RNA में भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। तो जो B फॉर्म होता है DNA का, उसके अंदर C2 एंडो पकरिंग मिलती है। अगर A DNA की बात करें तो वहां पर C3 एंडो मिलती है। अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA की बात करते हैं तो वहां पर भी C3 एंडो ही शुगर पकरिंग मिलती है। लेकिन अगर एक ऐसा हाइब्रिड है जिसमें कि एक RNA का स्ट्रैंड है, एक DNA का स्ट्रैंड है, तो वहां पर जो शुगर पकरिंग मिलती है वो C3 प्राइम एंडो शुगर पकरिंग मिलती है इन DNA एंड RNA हाइब्रिड। अगर ये बातें आपको पता है तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट में लिखा है C2 प्राइम एंडो इन द डबल स्ट्रैंडेड DNA। इसमें लिखा है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर C2 प्राइम एंडो शुगर पकरिंग मिलती है। लेकिन क्या ये एक्सक्लूसिवली है, यानी क्या सभी के अंदर ऐसा मिलता है? नहीं, ये जो C2 प्राइम एंडो शुगर पकरिंग है ये केवल B के अंदर मिलती है। यहाँ पर ये केवल B DNA के अंदर मिलती है, A के अंदर नहीं मिलती, तो ये हो जाएगा गलत।
सेकंड में लिखा है C3 एंडो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, C3 एंडो भी नहीं होता है। C3 एंडो किस में मिलेगा? आपको A फॉर्म में मिलेगा, लेकिन B में क्या होता है? B में C2 एंडो होता है। यानी कि सभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में C3 एंडो नहीं होता और सभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में C2 एंडो भी नहीं होता। कुछ में C2 होता है जैसे कि B है, कुछ में C3 होता है जैसे कि A डीएनए है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। थर्ड में लिखा है C2 एंडो इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसके अंदर C3 एंडो मिलती है, ना कि C2, तो ये भी गलत हो जाएगा। C3 एंडो इन द हाइब्रिड डुप्लेक्स विद वन स्ट्रैंड एज डीएनए एंड द अदर स्ट्रैंड एज आरएनए, यानी आरएनए और डीएनए का जो हाइब्रिड बनता है उनके अंदर हमेशा ही C3 प्राइम एंडो शुगर पकड़िंग मिलती है। तो उसमें पूछा भी है कि एक्सक्लूसिवली मतलब कि सभी के अंदर वो मिलना चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32 यूकैरियोटिक mRNA आर मॉडिफाइड टू पोजेस अ 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर। यानी देखो यूकैरियोट के अंदर जो mRNA बनता है उसकी कई तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है, यानी 5 प्राइम पर कैपिंग ऐड की जाती है और 3 प्राइम पर ए टेलिंग होती है और बीच में से जो इंट्रॉन होते हैं उनको हटाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है वो 5 प्राइम कैपिंग के रिगार्ड में दिया है कि जब mRNA पर 5 प्राइम कैपिंग होती है तो उसका क्या क्या फंक्शन है और इनमें से कौन सा नहीं है आपको वो बताना है, यानी इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है इट प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोराइबोन्यूक्लियेज अटैक, यानी कि जब 5 प्राइम पर कैपिंग आ जाती है तो वहां पर वो mRNA को प्रोटेक्ट कर देता है कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं, यानी जो कट लगाते हैं वो वहां कट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 5 प्राइम पर अब कैपिंग आ गई है। ठीक है, तो ये तो इसका फंक्शन होता है। इट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग ऑफ द नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट, एग्जैक्टली जो मतलब जो आरएनए बना है उसकी आगे स्प्लाइसिंग हो सके, यानी वहां से इंट्रॉन को हटाया जा सके और एक्सोन को जोड़ा जा सके, उसके लिए भी 5 प्राइम कैपिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय द आरएनएज थर्ड फैमिली एंजाइम, यानी कि आरएनए जो थर्ड होते हैं इस फैमिली के जितने भी एंजाइम हैं उनसे बचाने के लिए कि वो उस आरएनए को डिग्रेड ना कर दे, ये 5 प्राइम जो कैपिंग होती है वो हेल्प करती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो आरएनए थर्ड होता है, देखो जैसे यहाँ पर मैंने बताया भी है कि जो आरएनए थर्ड होता है टिपिकली क्लीव वन और बोथ स्ट्रैंड ऑफ एन आरएनए डुप्लेक्स आफ्टर बाइंडिंग, यानी कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है तो या तो वो इस पर कट कर सकते हैं या तो इस पर कट कर सकते हैं या फिर दोनों पर कट कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जैसे कि एमआरएनए है उन पर ये कभी भी कट नहीं करते हैं, उनको कभी भी डिग्रेड नहीं करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एमआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा कि 5 प्राइम कैपिंग आरएनए थर्ड से प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आरएनए थर्ड डिग्रेड ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है और हमसे पूछा भी ये है कि फंक्शन कौन सा नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में लिखा है इट फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ द 40S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, यानी कि देखो जब राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो उस टाइम पर वो सब यूनिट अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन करना होता है तो वो दोनों साइड साथ में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो 5 प्राइम कैपिंग होती है एमआरएनए के पास वो इसकी अटैचमेंट में भी हेल्प करती है 40S सब यूनिट की। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। तो पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन है 83, इन अ स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई अ फ्यूजन बिटवीन द लेक एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरोन टुक प्लेस एंड द न्यू लोकस स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, द स्ट्रेन लेक द वाइल्ड टाइप ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। यानी यहाँ पर क्या है कि ई कोलाई के अंदर एक लेक ओपेरोन होता है, एक ट्रिप्टोफैन ओपेरोन होता है, उन दोनों ओपेरोन को फ्यूज कर दिया गया है और फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिली है वो ये है। अब ये देने के बाद कहा है गिवन बिलो आर सम ऑफ द पोटेंशियल सिनेरियो, यानी कि इसकी वजह से जो कुछ भी होगा सेल के अंदर वो आपको इन 3 स्टेटमेंट की हेल्प से बताया गया है। और चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फ्यूजन ओपेरोन, यानी ये ओपेरोन अब क्या फॉर्म करेगा क्या नहीं फॉर्म करेगा ये आपको इनके अंदर बताया गया है और पूछा है कि क्या बिहेवियर ये शो करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में लिखा है ट्रिप्टोफैन विल बी सिंथेसाइज्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग द लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन, यानी कि उस सेल के अंदर जहां पर ये फ्यूजन ओपेरोन है उस सेल में हमने ट्रिप्टोफैन को भी डाल दिया है और लैक्टोज को भी डाल दिया है, और ये दोनों होने के बाद वहां पर ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज होगा। अब होगा या नहीं होगा चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो लैक ओपेरोन है और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है इन दोनों में एक ये मेन डिफरेंस है कि अगर सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन नहीं चलेगा, और अगर सेल के पास लैक्टोज है तो लैक ओपेरोन चलेगा।
ठीक है। तो वहां पर लैक्टोज अगर होती है तो लैक ओपेरोन स्विच ऑन रहता है, और अगर सेल में ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन का जो ओपेरोन है वो स्विच ऑन नहीं रहता है। अब कंडीशन ऐसी ली है कि सेल के पास ट्रिप्टोफैन भी है और सेल के पास लैक्टोज भी है। अब देखो यहां पर ये जो ट्रिप्टोफैन होता है ये क्या करेगा, अपने रिप्रेसर से बाइंड करता है और इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। अब यहां पर लेकिन रिप्रेसर और जो ऑपरेटर है वो ट्रिप्टोफैन के आए ही नहीं है, तो अगर सेल में ट्रिप्टोफैन है या नहीं है इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उसका रिप्रेसर तो है ही नहीं। अब यहां पर अगर बात करें लैक्टोज की, तो देखो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये एलोलैक्टोज की तरह एक्ट करता है, और यहाँ आई से सबसे पहले बनता है एमआरएनए और उससे बनता है फिर यहाँ रिप्रेसर, और ये जो एलोलैक्टोज है ये रिप्रेसर से बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने की वजह से वो यहाँ पर इसको अटैचमेंट नहीं होने देता है, जिससे कि यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पर ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सेल के पास ट्रिप्टोफैन भी है और लैक्टोज भी है तो वहां पर ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। बी में लिखा है ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग अ ग्लूकोज। अगर हम ऐसा मीडियम ले कि अपने सेल में हमने ग्लूकोज को रख दिया है तो वहां पर ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं होगी। अब ऐसा क्यों है, देखिए ये जो लैक ओपेरोन होता है, यानी कि लैक ओपेरोन कब ऑन होता है, जब लैक्टोज होगा और जब ग्लूकोज नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर इकोलाई के पास ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है तो ये इकोलाई हमेशा ही ग्लूकोज को प्रीफर करता है, लैक्टोज को नहीं। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेल के अंदर या फिर मीडियम के अंदर लैक्टोज होगा तो ही लैक ओपेरोन ऑन होगा, लेकिन अब लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, तो लैक ओपेरोन बंद हो जाएगा। यानी बंद कैसे होता है कि यहाँ पर ये जो लैक आई है ये अपना एमआरएनए बनाता है, इससे फिर रिप्रेसर बनता है और ये रिप्रेसर यहाँ पर जाकर बाइंड कर लेता है, और यहाँ पर बाइंडिंग की वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं आ पाता है, और अगर यहाँ आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा और ट्रिप्टोफैन भी नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही कही है कि अगर मीडियम के अंदर हम ग्लूकोज को डाल देते हैं तो वहां पर ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो बी भी सही है। सी में लिखा है ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम। यानी ट्रिप्टोफैन केवल तभी बनेगा यदि सेल के अंदर या फिर मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन सफिशिएंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि इस ओपेरोन के लिए ट्रिप्टोफैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रिप्टोफैन सेल में ज्यादा हो या कम हो, अगर लैक ओपेरोन का ऑन है, मतलब कि यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर रहा है ऑपरेटर से, तो हमेशा ही ट्रिप्टोफैन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ए सही है और बी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट द रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस्ड बाय द डीएनए अनवाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फोर्क। यानी रेप्लिकेशन फोर्क में जब ये डीएनए हेलिकेज जो होता है डीएनए को अनवाइंड करता रहता है तो उस टाइम पर वहां सुपर कॉइलिंग फॉर्म हो जाती है। उसको रिमूव कैसे किया जाता है उसके रिगार्ड में यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा है ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है accumulation of supercoiling is the result of DNA helicase activity during the unwinding of DNA। यानी जब रेप्लिकेशन होता है तो ये हेलिकेज जो है DNA हेलिकेज ये DNA को अनवाइंड करता रहता है और उसकी अनवाइंडिंग के कारण ही वहां पर सुपर कोइलिंग फॉर्म होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने दिखाया भी है कि जैसे देखो यहाँ ये रेप्लिकेशन फोर्क है, यानी यहाँ पर ये चलती जा रही है और यहाँ हेलिकेज भी है, तो जब ये आगे अनवाइंड करता हुआ जाता है तो आगे के साइड यानी कि जो रेप्लिकेशन फोर्क के फ्रंट में जो होता है वहां पर चीजें और ज्यादा सुपर कोइल हो जाती हैं, और साथ साथ जो पीछे वाला पार्ट है वहां पर भी सुपर कोइलिंग होती है। आगे जो है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, पीछे जो है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस टाइम पर भी जब यहाँ डीएनए अनवाइंड हो रहा होता है तो आगे सुपर कोइलिंग हो जाती है और पीछे भी सुपर कोइलिंग होती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि डीएनए हेलिकेज के कारण ही रेप्लिकेशन फोर्क के आगे और पीछे सुपर कोइलिंग होती है। ठीक है, बी में लिखा है प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सुपर कोइलिंग इज वैलिड ओनली फॉर द सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉट फॉर द लीनियर क्रोमोसोम। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर क्रोमोसोम मिलता है केवल उसी में ही ये सुपर कोइलिंग की दिक्कत आती है, लीनियर में नहीं आती। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया है ये एक लीनियर ही डीएनए है, ये भी लीनियर डीएनए है। यहाँ पर जब ये रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रही होती है तो यहाँ सुपर कोइलिंग होती है। ऐसे ही अगर बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की तो वहां पर जब ये फोर्क मूव कर रही होती है तो उस टाइम पर यहाँ सुपर कोइलिंग हो जाती है।
तो चाहे तो सर्कुलर हो चाहे तो लीनियर हो, सभी में ही सुपर कोइलिंग होगी जब डीएनए अनवाइंड कर रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, यानी बी गलत है। और देखो इसमें भी बी दिया है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आंसर तो हमारे पास आ ही गया है। ठीक है, चलिए सी में क्या लिखा है, सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए इज रिमूव बाय द टोपोआइसोमेरेज बाय ब्रेकिंग आइदर वन और बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑन द अनरेप्लिकेटेड डीएनए इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। यानी रेप्लिकेशन फोर्क के फ्रंट में जो अनवाइंडिंग डीएनए होता है उसमें कट किया जाता है ताकि उस सुपर कोइलिंग को खत्म किया जा सके, और ये काम करते हैं टोपोआइसोमेरेज। कुछ टोपोआइसोमेरेज ऐसे होते हैं जो कि केवल एक ही स्ट्रैंड में मतलब कट करते हैं सुपर कोइलिंग को ओपन करने के लिए, और कुछ टोपोआइसोमेरेज ऐसे होते हैं जो कि दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक लगा देते हैं ताकि वहां सुपर कोइलिंग को हटाया जा सके। तो ये बात बिल्कुल सही है। डी में लिखा है बोथ टोपोआइसोमेरेज 1 एंड टोपोआइसोमेरेज 2 कैन रिमूव द पॉजिटिव सुपर कोइलिंग ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। यानी जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो रेप्लिकेशन फोर्क के फ्रंट में जो सुपर कोइलिंग होती है उसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो उस पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमेरेज 1 भी काम करता है और 2 भी काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। शायद मैंने इसके बारे में कुछ लिखा भी है। यस, देखो टोपोआइसोमेरेज जो 1 होता है वो केवल एक ही स्ट्रैंड को कट करता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज 2 जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड को कट कर सकता है। यानी टोपोआइसोमेरेज सुपर कोइलिंग को ऑन करने के लिए, हटाने के लिए एक स्ट्रैंड को भी ब्रेक कर सकते हैं अगर वो 1 है, और दोनों को भी कर सकते हैं अगर वो 2 है। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी कुछ इस तरीके से ही था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही, यानी ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 85, फॉस्फोराइलेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ EIF2 एट सेरीन 51 पोजिशन इन सैक्रोमाइसीस सर्वेसिया लीड्स टू sequestration of EIF2 बीटा अग्वेनोसिन एक्सचेंज फैक्टर। दिस फिनोमिना इज, यानी कि देखो जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो इनिशिएशन के टाइम पर 2 सब यूनिट होती हैं। फर्स्ट है EIF2 और सेकंड है EIF2 बीटा। तो यहां पर इसके बारे में बताया है कि अगर EIF2 अल्फा साइट पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो इसकी वजह से जो EIF2 बीटा है उसका सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, यानी वो काम करना बंद कर देता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इन चारों की हेल्प से आपको बताना है कि इन चारों में से क्या करने के लिए ये किया जाता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ये जो EIF2 है इसके पास 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा के पास GDP होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो EIF2 बीटा होता है ये EIF2 बीटा गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर होता है, यानी यहाँ पर ये जो GDP लगा है उसको GTP में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ये GTP में कन्वर्ट होता है तो EIF2 एक्टिव में मतलब एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस EIF2 की अल्फा सब यूनिट पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, यानी फॉस्फेट आ जाता है, तो ये खुद ही इस EIF2 बीटा को इनहिबिट कर देता है। अब जब ये काम करना बंद कर देगा तो फिर इसका GDP कभी भी GTP में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और अगर ये GTP में कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है, देखो कुछ वायरसेस होते हैं जो कि, और हाँ देखो कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद या फिर बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करने के बाद वो क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, वहां पर ट्रांसलेशन नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगा। अब उसको अपने तो प्रोटीन बनाने हैं तो वहां पर कुछ जीन ऐसे भी होते हैं, कुछ mRNA ऐसे भी होते हैं जिनके पास अलग साइट होती हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां पर इसमें देखो आप, यहां ये mRNA है, एक तो वो साइट होती है कि वो राइबोसोम आए और यहां से ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर दे और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे। लेकिन कुछ mRNA के पास ऐसी भी साइट होती हैं जो 5 प्राइम को यूज नहीं करती ट्रांसलेशन के लिए, वो इस साइट को यूज करती है, दैट इज IRES। यहां पर डायरेक्टली राइबोसोम आ जाते हैं और यहां प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे देखिए ये IRES साइट है, यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, इसके बाद जो EIF4A है, 4G है, ये आकर ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही यहां पर होता है कि ये जो फैक्टर है दैट इज EIF2, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस ट्रांसलेशन के लिए जो कि 5 प्राइम ऑफ mRNA से स्टार्ट होती है। यानी जैसे देखो हमारा जो mRNA होता है ये इसका 5 प्राइम है, अगर हमें यहां से स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन करना, हमें यहां से स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें इस फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर अब इसको ही इनहिबिट कर दिया गया है तो यहां से तो ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ mRNA ऐसे होते हैं जिनके पास ये साइट होती है IRES। इसमें क्या है, 5 प्राइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली यहां पर राइबोसोम आते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो कई बार जब स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है तो उसमें इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और यहाँ पर 5 प्राइम से ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए थर्ड ऑप्शन में लिखा है एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ IRES कंटेनिंग mRNA, यानी ऐसे mRNA जिनके पास IRES होता है, अगर हमें उनका ट्रांसलेशन करना है तो हमें EIF2 का फॉस्फोराइलेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है कि इस वजह से ये करना होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 86 इन इकोलाई म्यूटेंट आइसोलेटेड फ्रॉम अ जेनेटिक स्क्रीन शो बिलो क्लास ऑफ म्यूटेशन, यानी यहाँ पर आपको इकोलाई के अंदर कुछ म्यूटेशन दी गई हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। चूज द ऑप्शन विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन द कंस्टिट्यूएंट एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरोन, मतलब इन चारों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से जो लैक ओपेरोन है वो लगातार ऑन रहेगा और अपना काम करता रहेगा, अपने एंजाइम्स को बनाता रहेगा। चलिए मैं बता देती हूँ। पॉइंट म्यूटेशन इन द लैक आई, यानी कि जो लैक आई होता है अगर उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो क्या वहां पर लैक ओपेरोन चलता रहेगा? चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ये है लैक आई बनाता है रिप्रेसर mRNA को, जिससे बनता है रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर आकर बाइंड कर लेता है ऑपरेटर से, और जब यहाँ ये ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। लेकिन अगर हमारे रिप्रेसर में ही म्यूटेशन हो गया है तो वहां पर ना ही ये mRNA बनेगा, ना ही रिप्रेसर बनेगा, और ना ही ये रिप्रेसर फिर यहाँ बाइंड कर पाएगा। अब अगर यहाँ बाइंडिंग नहीं होगी तो RNA पॉलीमरेज यहाँ आएगा और लगातार ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा इस जीन का, और यहाँ से लगातार ट्रांसलेशन होता रहेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है लैक आई में, रिप्रेसर जीन में, तो वहां लगातार एक्सप्रेशन होता रहेगा लैक ओपेरोन का। तो ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ए अगर हमारा सही है तो ए इसमें नहीं दिया है तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसके बाद दिया है डिलीशन इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ द लैक ZYA mRNA, यानी कि लैक ओपेरोन का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है और वहां पर जो पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग साइट जो होती है, अगर वहां से कुछ पॉइंट्स को हम डिलीट कर देते हैं तो क्या वहां लैक ओपेरोन लगातार चलता रहेगा? चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ये दिया है लैक ओपेरोन, इसके पास स्ट्रक्चरल जीन है जैसे कि लैक Z है, लैक Y है और लैक A है। तो देखो यहाँ पर ये है स्टार्ट साइट, +1 क्या है? स्टार्ट साइट है। स्टार्ट साइट से क्या कहा है? डाउन स्ट्रीम, यानी यहाँ पर कुछ रीजन को कट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ होता है ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर होता है, एक यहाँ पर ऑपरेटर होता है और एक यहाँ ऑपरेटर होता है। तो जो यहाँ ऑपरेटर है उसको डिलीट कर दिया गया है, मतलब ठीक है ना। ऑपरेटर साइट क्या है? आधी यहाँ होती है और आधी यहाँ होती है, इस तरीके से। तो इस पोर्शन को कट कर दिया गया है। अब देखो ये जो रिप्रेसर जीन होता है ये mRNA बनाता है, और mRNA जब बनता है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और जब रिप्रेसर प्रोटीन बनता है तो वो आकर यहाँ ऑपरेटर से ही बाइंड करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑपरेटर को डिलीट कर दिया गया है तो ये रिप्रेसर यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब यहाँ ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो लगातार ही यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा लैक ओपेरोन का या फिर इन स्ट्रक्चरल जीन्स का। तो ये बात भी बिल्कुल सही कही है कि यानी यहाँ हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ द पार्ट और होल द लैक जेड, यानी कि जो लैक जेड है अगर उसको हम डुप्लीकेशन कर देते हैं तो देखो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लैक ओपेरोन स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां रिप्रेसर और जो ऑपरेटर है, प्रोमोटर है, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो अगर आप लैक वाई को डुप्लीकेट कर देते हो, उसका ज्यादा काम मतलब वहां फ्रैक्शन कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैक ओपेरोन लगातार चलता रहेगा। यहाँ पर दिया है लैक जेड, तो अगर लैक जेड का कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ सी भी गलत है और डी भी गलत है, ए और बी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, पार्ट बी के भी और पार्ट सी के भी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।